हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कवर कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन भी एक टाइप ऑफ रिलेशन है, बट उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन है। वो हम देखेंगे कि जो हमारी डेफिनेशन है उसमें लिख रखा है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, तो अगर जो सेट ए के एलिमेंट हैं उनकी इमेज जो सेट बी में है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो। अगर सेट ए के एलिमेंट्स की जो इमेज है सेट बी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो, तो उसको हम फंक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, और उसकी अगर इमेज सेट बी के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, ठीक है, इस एलिमेंट की इमेज एक ही है, यानी कि एक ही इमेज बी है, तब तो वो फंक्शन होगा। और सपोज अगर बी के अंदर दो एलिमेंट है और एक ही इमेज बी भी है और सी दोनों है, तब वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ अगली लाइन में लिखा है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तभी वो फंक्शन कहला जाएगा। और जो b है उसको मैं इमेज कहूँगा a की अंडर f, यानी कि जब मैं a को उस फंक्शन के अंदर डालूँगा तो मेरे पास जो इमेज निकल के आएगी वो आएगी b, और a को मैं कहूँगा b की प्री इमेज अंडर f। ठीक है, इसको जो डिनोट करने का तरीका है वो इस तरीके से है कि f फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n। ठीक है, जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया गया, सच दैट r इक्वल्स टू x कोमा y एंड y इक्वल्स टू 2x। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी डोमेन, फिर कोडोमेन और रेंज निकालनी है, और फिर उसके बाद मुझे बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डोमेन देखूँगा तो इसकी जो डोमेन होगी, यानी कि एक्स के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स इसकी डोमेन होगी। मैं इनपुट के अंदर सभी नेचुरल नंबर्स को इनपुट कर सकता हूँ, तो जो इसकी डोमेन होगी वो ऑल नेचुरल नंबर्स होगी। ठीक है, अब इसकी जो कोडोमेन होगी, यानी कि जो आउटपुट में मैं वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या ले सकता हूँ, यानी कि जो बी सेट है मेरे पास, जो सेकंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं, तो कोडोमेन भी इसका ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे। इसकी रेंज, अब रेंज के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू 2x, यानी कि जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y मेरे पास 2 आएगा, x की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। यानी कि जो y की जो वैल्यूज़ है वो सारी इवन नंबर्स आ रही है, यानी कि x की वैल्यूज़ में नेचुरल नंबर पुट करने पे y सभी इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए जो इसके जो सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज, यानी कि एक्स की इमेज वाई में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 1 डालने पे 2 आएगा, 2 डालने पे 4 आएगा, यानी कि जो एक्स है उनकी इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 डालने पर मेरे पास दो वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है। तो मैं इसको कहूँगा कि यस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो मुझे इसमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फर्स्ट जो दे रखा है मुझे, इसमें मैं सेट ए और यहाँ पर ए और बी, यानी कि दो सेट्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं मुझे, यानी कि 2, 1। तो 2 जो है
मेरे पास सेट ए का एलिमेंट है और सेट बी का एलिमेंट जो है वो 1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे 2, 3 एंड 4, और जो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास वो है 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब 2 की जो इमेज है वो है 1, ठीक है, 3 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, यानी कि सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, इनकी इमेज सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इमेज बन रही है, यानी कि 2 की इमेज 1 बन रही है, 3 की इमेज 1 बन रही है एंड 4 की इमेज जो है वो 2 बन रही है, यानी कि इन सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक सिंगल इमेज बन रही है, तो यस इट इज़ ए फंक्शन, तो यस ये फंक्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो लिखूंगा मैं 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 3, 4, तो 2, 3 एंड 4। अब सबसे पहले मेरे पास है 2, 2, यानी कि 2 की इमेज 2 है, इसको 2 की इमेज 2, देन 2 की इमेज 4 बन रही है। अब आप देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट की यानी कि 2 की इमेज 2 इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। 3 की इमेज 3 है एंड 4 की इमेज 4 है, तो अब यहाँ पर 2 की जो इमेज है वो 2 बन रही है, यानी कि 2 की वैल्यू 2 भी आ रही है और 4 भी आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी जो सेट है, सेट ए और सेट बी, इनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे, यानी कि इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब 1 की जो इमेज है वो है 2, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 और 6 की 7। अब हम देख सकते हैं कि जो ए का जो भी एलिमेंट है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ओनली एंड ओनली 1 इमेज इन बी, तो ये भी फंक्शन होगा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा यस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अगला डेफिनेशन है कि ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन आइदर आर or one of its subsets as its range is called a real valued function. Further, if its domain is also either R or subset of R, it is called a real function. तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज मेरे पास 2 सेट हैं, ये है सेट ए, सेट बी। अब सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं अंदर, सेट के ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, ऑल आर रियल नंबर्स, तो उसको मैं 1, 2, 3, ठीक है, -1 जो भी है मेरे पास वो सारे रियल नंबर्स हैं, और बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी मैं रियल नंबर्स लिख सकता हूँ, यानी कि 3, 5, √6, ये भी सारे रियल नंबर्स हैं। तो ए और बी के अगर एलिमेंट्स सारे रियल नंबर्स हैं तो मैं उसको रियल फंक्शन बोलूँगा, रियल फंक्शन बोलूँगा। लेकिन अगर मेरे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि ए बी सी, और बी के जो एलिमेंट्स हैं, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं, तो इसको मैं कहूँगा कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ो। ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स
एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी रियल वैल्यूड फंक्शन उसको कहेंगे जब उसकी रेंज में रियल आर यानी आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स, यानी कि या तो रियल नंबर्स हैं या उसके सबसेट्स। तो अगर जो इमेज है वो मेरे पास ओनली रियल नंबर्स हैं और ए के अंदर जो सेट ए है उसके अंदर मेरे पास रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहूँगा। और अगर दोनों यानी कि मेरी डोमेन और मेरी रेंज यानी वो दोनों रियल नंबर्स हैं तो उसको मैं रियल फंक्शन बोलूँगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम n टू n बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। जो अब मेरे पास फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है f फंक्शन फ्रॉम n टू n, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, वो डिफाइन किया गया है 2x प्लस 1। तो जब मुझे ये टेबल फिल करनी है तो मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, यानी कि f ऑफ 1, यानी कि x की जगह 1 रखा है तो मैं क्या करूँगा 2x की जगह 1 प्लस 1, तो ये आएगी मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद f ऑफ 2 निकालना है, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1, ये होगा 5। f ऑफ 3 2 इंटू 3 प्लस 1 7। f ऑफ 4 2 इंटू 4 प्लस 1 9। f ऑफ 5 2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। f ऑफ 6 2 इंटू 6 प्लस 1 एंड f ऑफ 7 यानी 2 इंटू 7 प्लस 1। ठीक है, ये हमारी टेबल, हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख के फिल कर सकते हैं। 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है, इसके बाद हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहला मेरा है आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम डिफाइन करते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ x और उसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू x, यानी कि जो मेरा इनपुट होगा वही मेरा आउटपुट होगा। यानी कि x की वैल्यू मैं 0 इनपुट करूँगा तो y भी मेरा 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो y भी 1 होगा। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x की वैल्यू 0 डालने पर 0 मिलेगा मुझे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करने पर y भी 0 होगा, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 पुट करने पर y की वैल्यू भी -1 होगी। अब मैं यहाँ पर ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी और 1 पुट करने पर 1 मिलेगी। ठीक है, और -1 पर -1, 2 पर 2, यानी कि ये ऐसे आएगी 2 पर 2, ऐसे ही 3 पर 3, -2 तो -2 वैल्यू आएगी, -3 पुट करने पर -3 आएगी। ठीक है, जब मैं इसको मिलाऊंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसको इस लाइन का नाम होगा y इक्वल्स टू x। ठीक है, ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसकी जो डोमेन है यानी कि D वो मेरे पास
देखिए एक्स की वैल्यूज़ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज है इसकी जो रेंज है वो भी वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो है ऑल रियल नंबर्स, यानी कि सभी रियल नंबर्स की वैल्यूज़ ले रहा है, इसलिए इनकी डोमेन और रेंज को ऐसे लिखेंगे। अगला फंक्शन है मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं c। ठीक है, c यानी कि यहाँ पर कोई नंबर है c 1 2 3। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि c की जो वैल्यू है वो है 2। अब जब इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब x की वैल्यू यानी कि f ऑफ 0 पुट करने पर ये 2 आएगा, f ऑफ 1 पुट करने पर ये 2 आएगा, f ऑफ -1 पुट करने पर भी 2 आएगा, f ऑफ 2 यानी कि ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर 0 1 2 3 कुछ भी पुट करूँ मैं, अगर y की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 ही रहेगी। 0 पुट करने पर 2, 1 पुट करने पर 2, 2 पुट करने पर भी 2, और -1 पुट करने पर भी 2, -2 पुट करने पर भी 2, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यानी तो मैं जब इसकी डोमेन लिखूँगा यानी कि डी डोमेन ऑफ फंक्शन, तो इसकी जो डोमेन है वो होगी कि ये देखो एक्स की जो वैल्यूज़ है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन होंगे, और जो इसकी रेंज है, ठीक है, ये रियल नंबर्स, और जो इसकी रेंज है वो ओनली एंड ओनली, देखें आप वाई एक्सिस पर ये सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू दे रहा है 2, यानी कि अगर मैं इसको सी लिखूं तो अगर ये जो इसकी जो रेंज होगी वो होगी सी, यानी कि ए की एलिमेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लेता हूँ कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखिए जब x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, 0 पुट करने पर 0 आएगा। अब x की वैल्यू मैं जब 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, और -1 पुट करने पर भी -1 का स्क्वायर 1, तो वो आएगी 1, यानी कि 1 और -1 पुट करने पर मेरे पास जो x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, अब जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा या -2 पुट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, और 4 कहीं 2 3 4 यहाँ कहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू आएगी वो ये 4 है, तो x की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। -2 पुट करने पर भी y की जो वैल्यू है वो 4 आएगी। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, पैराबोला बनता है। इस पैराबोला की जो डोमेन है, अब मैं इसकी डोमेन लिखूंगा इस फंक्शन की, तो डोमेन देख सकते हैं आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसकी जो मैं डोमेन है वो लिखूंगा कि ऑल रियल नंबर्स, और जो इसकी जो रेंज है वो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पर ये नेगेटिव y की जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो नीचे की तरफ है, -1 -2 -3, लेकिन ये एक्स स्क्वायर यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देगा। इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक
इसकी रेंज होगी। देखिए 0 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया, यानी कि 0 इंक्लूडेड है, यानी कि जब मैं इसकी वैल्यू 0 डालूंगा एक्स की वैल्यू, तब मेरे पास y इक्वल टू 0 आएगा। एक और फंक्शन लेते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यानी कि एक क्यूबिक फंक्शन लिया है आपकी बार मैंने। इसका भी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आप देखें कि जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो इस पर मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 डालूंगा, यानी कि 1 का क्यूब होगा 1, यानी कि y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू -1 डालूंगा, यानी कि x -1, तो मेरे पास जो आएगा -1 का क्यूब वो होगा मेरे पास -1। अब x की वैल्यू 2 अगर डालूंगा मैं इस फंक्शन में, तो 2 का क्यूब होगा मेरे पास 8, यानी कि 2 डालने पर मेरे पास 8, यानी कि ये काफ़ी ऊपर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ कहीं होगा। और मैं अगर -2 वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास काफ़ी नीचे, यानी -8 आएगा, तो वो कहीं यहाँ -8 होगा। ठीक है, तो जब मैं इसका ऐसा ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे पास। अब आप खुद बताना इसमें कि डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए इसकी डोमेन जो होगी वो ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स की वैल्यूज़ जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है। और जो y की वैल्यूज़ है, यानी कि जो रेंज है मेरे पास, रेंज ये ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है वो भी इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जो रेंज है वो भी मेरे पास ऑल रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है आर टू आर में, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने देखा था ये, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ। तो ये वाला जो एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वेर एक्स इज बिलोंग टू आर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी हमने इस यहाँ पर इस पॉलिनोमियल फंक्शन में समझा था। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज मैंने यहाँ पर लिखी थी, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार डोमेन वगैरह लिख देता हूँ। जो इसकी डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स, एंड जो इसकी रेंज होगी वो होगी यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, जो भी मैंने पहले समझाया था, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप खुद से निकालें, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ मेरे पास है -4 -3 -2, इन सबको इसमें रखें, यानी कि एफ ऑफ -3 तो वो आएगा -3 का स्क्वायर, वो आएगी 9। इसी तरह आप सारी वैल्यूज़ निकालें। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसका भी हमने पहले समझा था कि जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, और जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा। इसकी जो डोमेन, इसकी डोमेन देखेंगे हम, वो सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और जो इसकी रेंज होगी वो भी सारे रियल नंबर्स होंगे। सारे रियल नंबर्स मतलब -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, ये वाला भी हमने देखा था पहले, समझा था। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो है रैशनल फंक्शन।
रेशनल फंक्शंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इस फॉर्म में हो, और जहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, ये इस तरह से हम रेशनल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, और जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 15, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर माइनस 0। तो इसकी जो डोमेन है उसमें 0 नहीं है, यानी कि x जो है वो 0 वैल्यू नहीं लेगा। r माइनस 0 टू r, यानी कि ये इसकी जो है वो डोमेन हो गई, और जो r रियल नंबर ये इसकी रेंज हो गई। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो जो मेरा फंक्शन है वो देखिए वो इस तरह से डिफाइन है, r माइनस 0, यानी कि 0 उसके अंदर डोमेन में नहीं है, वो जा रहा है, डिफाइन है r माइनस 0 टू r, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। x belongs to r minus 0. Complete the table given below using this definition. What is the domain and range of this function? ठीक है, तो जब मैं सबसे पहले -2, ठीक है, x की वैल्यू -2 है, तो मैं लिखूँगा एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि -0.5। ठीक है, अब आएगा एफ ऑफ -1.5, ये होगा 1 अपॉन -1.5, ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, -2/3, -1 पुट करूँगा तो मेरे पास -1 वैल्यू आएगी, -0.5 पुट करूँगा यानी कि एफ ऑफ -0.5 वो होगा 1 अपॉन -0.5, ये हो जाएगा -2, यानी कि -2। अब जीरो यहाँ पर नहीं निकालना है। ठीक है, 0 यहाँ पर मैंने गलत टाइप कर दिया है, यहाँ पर है 0.25, 0.25, तो एफ ऑफ 0.25 होगा 1 अपॉन 0.25, तो ये इक्वल होगा 4 के। ठीक है, ये 4 होगा, ये 2, ये 1, ये 2/3 जो होगा 0.66, और ये होगा 0.5। ठीक है, अब जो इसकी डोमेन है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो इसकी डोमेन है वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, r माइनस 0, तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और जो इसकी रेंज है, तो रेंज में हम देख सकते हैं कि 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, रेंज जो है वो होगी r माइनस 0, तो रेंज और डोमेन इसकी सेम है। इसका हम ग्राफ भी देख सकते हैं। सपोज इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये x है, ये y एक्सिस, और यहाँ -x, ये -y। अब जो इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ थी, यानी कि जो 0 थी, 0 ये कभी होगा नहीं, x की वैल्यू कभी 0 नहीं पुट करेंगे हम। ठीक है, और जो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि x की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा, तो मेरे पास y की वैल्यू
1 आएगी, x की वैल्यू -1 रखूँगा तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखूँगा तो मेरे पास हाफ आएगा, यानी कि 2 रखने पर 0.5 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू मैं 0 से 1 के बीच में रखूँगा, यानी कि सपोज़ मैंने 1/2 रखी तो x की वैल्यू 1/2 रखूँ और 0.5 यानी 1/2 रखूँगा तो जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, ये 2 आएगी। इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं द मॉडुलस फंक्शन। तो इसको जो डिफाइन करते हैं y = f(x), इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। मॉडुलस फंक्शन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो उसको इस तरह से लिखते हैं कि ये x होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी कि y = x होगा जब x पॉजिटिव नंबर है और y = -x होगा जब x नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो उससे समझ में आएगा आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए वाई की जो वैल्यू है वो, अगर मैं कोई भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लिखता हूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 लिखूँगा, सॉरी एक्स की एफ ऑफ 0 होगा मेरे पास 0। ठीक है, एफ ऑफ 1 होगा 1, एफ ऑफ 2 होगा 2, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए मेरे पास एक्स की जो वैल्यू है वो वही आएगी। लेकिन जब मैं एक्स एफ ऑफ -1 लिखूँगा तो -1 पर ये नेगेटिव खुलेगा, यानी कि मॉडुलस के अंदर मैं कुछ भी डालूंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो -(-1) ये कुछ ऐसा आएगा, -(-1) तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, एफ ऑफ -2 वो होगा 2। तो देखिए 0 पर 0 आ रहा है, 1 पर 1 आएगा मेरे पास, यानी कि ये 2 पर वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अब देखिए -1 पर वैल्यू आएगी 1, यानी कि यहाँ 1। -2 पर वैल्यू आएगी मेरे पास, देखिए -2 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 2। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y = मोड ऑफ, इसको मोड ऑफ x बोलते हैं, y = मॉडुलस x को, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मेरे पास आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे y = x और ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे y = -(x), और इस पूरे ग्राफ को हम कह सकते हैं y = मोड ऑफ x का ये ग्राफ होगा। इसकी डोमेन देखेंगे हम, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक, और जो इसकी रेंज होगी वो होगी 0 से लेके, देखिए 0 इंक्लूडेड है, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगला फंक्शन देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये इसकी वैल्यू 1 होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि x अगर पॉजिटिव होगा तो ये 1 होगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी जब x = 0 होगा, यानी कि मैं अगर इनपुट 0 दूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, और अगर इनपुट में अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर दूंगा तो मेरे पास आउटपुट जो होगा 1 होगा, और अगर मैं इनपुट में कोई भी नेगेटिव नंबर दूंगा यानी कि x < 0 तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो -1 आएगा। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए x = 0, यानी कि 0 रखने पर ये वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। x ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रखूँ तो मेरे पास हमेशा 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर ये 0 रखने पर 0 और ये वैल्यू इस तरीके से आएगी। ठीक है, जो 1 होगा वहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है, ओपन सर्कल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जो है 0 रखने पर 1 नहीं ले रहा है, 0 ले रहा है, इसलिए 1 पर ओपन है। और जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखूँगा, कुछ भी -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी मैं नेगेटिव वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो
नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस के 1 और -1 पर ओपन ब्रैकेट ओपन सर्कल होगा। तो ये मेरा जो है वो सिग्नम फंक्शन है। इसको डिफाइन कुछ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 0 -1 इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये वाली मेरी जो लाइन है वो होगी y इक्वल टू 1, ये वाली जो मेरे पास लाइन है y इक्वल टू -1 और ये 0 पर 0 वैल्यू लेता है। ठीक है, अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट x। ठीक है, इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं और जब मैं इसको लिखूंगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू GIF(x) लिखूंगा। ठीक है, अब इसको एक आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। ये सपोज ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर ये 0 1 2 -1 -2 ये मेरे पास नंबर्स हैं। अब जब मैं x की वैल्यू सपोज 1.2 रखता हूँ तो ये मेरे पास 1.2 है। ठीक है, 1.2 यहाँ कहीं होगा। तो जब मैं इसको 1.2 इनपुट दूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो नंबर लाइन पर जो लेफ़्ट साइड में अगर हम चलें तो जो सबसे पहला इंटीजर हमें मिलेगा वही मेरा आउटपुट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ़्ट साइड में चलूँगा तो सबसे पहले मेरे पास 1 आएगा, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो 1.2 रखने पर 1 आएगा। अगर मैं इनपुट जगह में -1.5 दूँ, यानी कि -1.5 ये -1 और -2 के बीच में होगा -1.5। और अगर मैं इनपुट यानी कि f ऑफ -1.5 दूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो लेफ़्ट साइड में चलने पर पहला जो इंटीजर होगा वो होगा 2, तो वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना के अगर मैं आपको समझाऊँ या इसको मैं अगर एक तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके समझाऊँ कि इसको कैसे लिखेंगे हम, तो जो y की जो वैल्यूज़ हैं यानी कि GIF(x) है ब्रैकेट वो होगा सपोज x की वैल्यू मैं लेता हूँ 0 से या फिर ऐसा लिख सकते हैं -2 से -1। ठीक है, -2 से -1 पर ये वैल्यू लेगा मेरे पास -2 और x की वैल्यू अगर मैं -1 से 0 लिखूँगा तो ये -1 लेगा। x की वैल्यू मैं अगर 0 से 1 के बीच में लूँगा, ठीक है, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। x की वैल्यू मैं अगर 1 से 2 लिखूँगा, यानी कि देखिए मैंने 1.2 समझाया था, तो 1 से 2 लिखूँगा तो मेरे पास हमेशा वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। और x की वैल्यू मैं अगर 2 से 3 लिखूँगा तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 2। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफ की मदद से अगर आपको समझाऊँ, जो इसका ग्राफ मेरे पास जो बनेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसे 0 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब 0 देखिए 0 से 1 यानी कि 0 इंक्लूडेड है, उसमें वैल्यू जो आएगी मेरे पास 0 आएगी, यानी कि 0 पर क्लोज ब्रैकेट और 1 पर ओपन ब्रैकेट आएगा 0 से 1 में। ठीक है, अब अगर मैं 1 से 2 रखूँ यानी 1 तो वैल्यू आएगी मेरे पास 1 आएगी, यानी कि ये यहाँ पर 1 रखने पर मेरे पास वैल्यू आ रही 1, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा और 1 से 2 रखने पर ये इस तरह से वैल्यू आएगी, इसको 2 पर ओपन ब्रैकेट होगा। 2 से x की वैल्यू अगर मैं 2 से 3 के बीच में रखूँगा, यानी कि 2 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और 2 से 3 के बीच में रखने पर जो मेरा आंसर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2। तो 3 रखने पर वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ओपन सर्कल आएगा। अब देखिए -1 से 0 रखने पर, यानी कि x की वैल्यू देखिए -1 से, ये -1 से 0 रखूँगा मैं अगर यहाँ, तो मेरे पास आउटपुट आएगा -1, यानी कि -1 पर
ओपन ब्रैकेट आएगा और ये आएगी -1 पर माइनस के 1 वैल्यू आएगी। -1 से -2 अगर मैं रखूँगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो आप समझ रहे होंगे कि ये एक सीढ़ी बन रही है, ठीक है, कुछ ऐसा सीढ़ी नुमा पैटर्न बन रहा है। तो अगला जो -2 से -3 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ से 3 से 4 के बीच में जब मैं लूँगा तो यहाँ पर क्लोज सर्कल एंड देन ओपन सर्कल। ठीक है बच्चों, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ और इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं y = f(x) = क्लोज ब्रैकेट x। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। सबसे पहले इसमें है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। तो मेरे पास f(x) और g(x) दो रियल फंक्शंस हैं। इन दोनों का मैं एडिशन करूँगा तो f + g(x), ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो वो मेरे पास होगा f(x) + g(x) के इक्वल। ठीक है, सब्सट्रैक्शन अगर मैं करूँगा इनका, यानी कि f - g(x), तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यानी कि किसी कांस्टेंट से मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा, या सपोज कोई अल्फ़ा ले लेता हूँ और उसको मैं f(x) से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो अल्फ़ा टाइम्स f(x) के इक्वल होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, यानी कि f(g)(x), तो वो होगा मेरे पास f(x) × g(x), इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, यानी कि f/g(x), इसको हम लिखेंगे f(x/g(x) के फॉर्म में, वेयर g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 16, इसमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, f(x) = x² एंड g(x) = 2x + 1। अब इन दोनों का हमें ये सबसे पहले एडिशन निकालना है, यानी कि f(x) + g(x), इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा x² + 2x + 1। सेकंड है इसका f - g(x), तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f(x) - g(x). तो इन दोनों फंक्शंस को मैं जब सेपरेट करूँगा तो x² - 2x और यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा है f(x) × g(x), यानी कि x² का मल्टीप्लिकेशन है 2x + 1 के साथ, तो ये होगा 2x³ + x²। फोर्थ है मेरे पास f(x/g(x), तो वो होगा मेरे पास x² अपॉन में 2x + 1, और यहाँ पर 2x + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू -½ x जो है वो -½ के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल 17 देखते हैं। लेट f(x) = √x एंड g(x) = x be two functions defined over the set of non-negative real numbers। ठीक है, फाइंड f + g, यानी कि f(x) + g(x) डिफाइन करना है, तो ये होगा √x + x। सेकंड जो है इनका सब्सट्रैक्शन लिखा हुआ है, वो होगा √x - x। थर्ड है इनका मल्टीप्लिकेशन, ये होगा √x × x, तो ये हो जाएगा x⁴ 1/2 × x⁴ 1,
तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी, तो आएगा x की पावर 3/2। देन उसके बाद f ऑफ x बाय g ऑफ x वो होगा √x अपॉन x। तो ये होगा x की पावर हाफ अपॉन x की पावर 1। तो ये होगा x की पावर -½ यानी कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन √x। और यहाँ पर x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट की जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए और दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर दो या दो से ज़्यादा इमेज होगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। तो अब देखिए, 2 की इमेज जो है वो 1 बन रही है। ठीक है, 5 की 1, 8 1, 11 1, 14 1, 17 1, यानी कि 2 5 8 11 14 17। ये अगर मेरे पास सेट ए है और सेट मेरे पास अगर बी है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो सेट ए के एलिमेंट है उनकी एक सिर्फ और एक सिंगल इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा। यस, इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन होगा क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उससे सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है। किसी भी एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा है। अगर किसी एलिमेंट से 2 एरो निकलते यानी कि उसकी 2 इमेज बनती तब वो फंक्शन नहीं होता। अब ये फंक्शन है तो इसकी जो डोमेन है वो होगी मेरे पास, ये जो मेरे पास होगी वो डोमेन होगी, यानी कि 2 5 8 11 14 17 ये डोमेन होगी और जो 1 है मेरे पास ये इसकी रेंज होगी। अगला क्वेश्चन है सेकंड, ये देखते हैं कि इसमें जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6 8 10 12 14 और जिनकी इमेज बन रही है वो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लियरली देख सकता हूँ कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनकी एक सिंगल इमेज बन रही है, तो ये भी फंक्शन होगा। यस, इट इज़ ए फंक्शन। और जो इसकी डोमेन होगी वो होगी 2 4 6 8 10 12 एंड 14 और जो इसकी रेंज होगी वो उनके सेकंड एलिमेंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए, जो 1 की इमेज है वो 3 भी बन रही है, 1 की इमेज 5 बन रही है और 2 की इमेज 5 बन रही है। तो इसको अगर मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊँ तो 1 एंड 2 ये सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 और सेट बी के जो एलिमेंट है वो है 3 और 5। अब देखना कि जो 1 की इमेज जो है 1 की इमेज है वो 1,3 यानी कि 1 की इमेज जो है वो 3 है, 1 की इमेज 5 है। अब जो एलिमेंट 1 है उससे 2 एरो निकल रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी 2 इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। नो, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर 2 की जो इमेज है वो बन रही है 5, तो ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड एक्स। तो इसका जो हमने ग्राफ देखा था, देखिए जो मोड एक्स का जो ग्राफ देखा था हमने
वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स, यानी कि जो ये ग्राफ है, ये जो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहा है वाई की 1 2 3, ये अब ये माइनस यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये ग्राफ को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू में 1 डालूंगा, एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। एक्स की वैल्यू -1 डालूंगा तो भी -1, यानी कि अब ये नेगेटिव वैल्यूज़ देने लग जाएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो और रियल नंबर्स होगी, और जो इसकी रेंज होगी वो होगी ये 0 से लेके -इन्फिनिटी तक। इसको इस तरीके से लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक इसकी जो रेंज होगी वो ये होगी। ठीक है, ये -इन्फिनिटी से लेके इसकी 0 तक इसकी रेंज होगी, और 0 इसमें इंक्लूडेड होगा। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 9 - x। अब देखिए, जो अंडर रूट है उसके अंदर हम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लिखते। तो जो इसकी डोमेन होगी, तो अब डोमेन अगर हम चेक करना है तो जो 9 - x इज़ नॉट लेस देन 0, यानी कि अंडर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। अगर वो नेगेटिव होगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x जो आएगा वो हमेशा 9 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो इसकी डोमेन होगी वो होगी 9 टू इन्फिनिटी, यानी कि 9 से लेके इन्फिनिटी तक। और 9 भी मैं इसको, देखिए 9 हो सकती है क्योंकि ये 0 हो सकता है, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 हो सकती है। एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होगी। ठीक है, और जो इसकी रेंज होगी, देखिए अंडर रूट के अंदर मैं जब भी कोई क्वांटिटी लूँगा तो उसकी जो रेंज होगी वो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 से इन्फिनिटी इसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 होगा 2 × 0 - 5, तो ये होगा -5। सेकंड है f ऑफ 7, यानी 2 × 7 - 5, तो ये होगा 14 - 5, ये आएगा 9। f ऑफ -3, यानी 2 × -3 -5, यानी कि -6 - 5, ये होगा -11। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t ऑफ c इक्वल टू 9c/5 + 32। तो ये टेम्परेचर जो सेल्सियस में लिखते हैं और फ़ारेनहाइट में लिखते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करा है। उसको इस तरह से डिफाइन करा है कि जो सेल्सियस में लिखते हैं टी सी इक्वल टू 9c/5 + 32। तो अब मुझे टी ऑफ 0 फाइंड करना है। देखिए टी ऑफ 0 यानी कि जो सी है उसको मुझे 0 रखना है, ये सी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो टी ऑफ 0 होगा मेरे पास 9 × 0/5 + 32, ये आएगा मेरे पास 32, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होगा। टी ऑफ 28, यानी कि 9 × 28/5 + 32, इसको हम सोल्व कर सकते हैं।
अभी मैं आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद t ऑफ -10 यानी कि 9 इंटू -10/5 प्लस 32, तो ये होगा -18 प्लस 32। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इक्वल टू 212, तो ये मुझे 212 दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी मुझे c की वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी ये 32 इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे पास जो आएगा 9c/5 जो होगा वो 212 माइनस 32, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 5/9 इंटू ये हो जाएगा 180, ये इक्वल आएगा 100 के, ठीक है। अगर सॉल्व करना तो 100 के इक्वल आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मेरे पास सबसे